दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आधुनिकरण के रास्ते, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे तब स्टार्ट करें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण का मतलब होता है बच्चों चेंज हो जाना, बदल जाना, एक नाटकीय मोड़ रहा। इसके बारे में क्या करना, व्याख्या करना कि ताइवान है बच्चों एक लोकतंत्र में रूपांतरण हो गया, चेंज हो जाना, एक नाटकीय मोड़ रहा। इसके बारे में क्या करना है, व्याख्या करना है। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंसर को क्या करना है, आपको बारीकी से समझना है। साम्यवादी दल से ध्यान रखना, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर मतलब हार कर जो चियांग थे वह चीन से भाग कर कहाँ चले गए बच्चों, ताइवान भाग निकले। कब भाग निकले तो डेट को ध्यान रखना, 1949 में जो चीनी साम्यवादी दल से हार कर जो चियांग थे वो 1949 में कहाँ चले गए, ताइवान भाग निकले। जो चियांग थे चीनी साम्यवादी दल से हार कर पराजित होकर वो 1949 में कहाँ चले गए, तो ध्यान रखना बच्चों ताइवान चले गए। आगे कहानी समझना है। और उन्होंने चीनी गणतंत्र की व्यवस्था की। ध्यान रखना बच्चों उन्होंने क्या किया, वहाँ पे चीनी गणतंत्र की स्थापना की। और इसका नाम याद करो, चाइनीज नाम है कुओमिंतांग। क्या नाम बच्चों, कुओमिंतांग ने चियांग के नेतृत्व में, ध्यान रखना बच्चों चाइनीज नाम है कुओमिंतांग ने चियांग के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना। दमन मतलब होता है बच्चों जनता का शोषण करना, जनता के हितों में कोई काम नहीं करना, जनता का बेसिकली क्या करना, शोषण करना। लेकिन इन्होंने भूमि सुधार किए। लेकिन जो चियांग थे जो ताइवान जो चले गए उन्होंने क्या किए, भूमि सुधार किए और अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण भी किए। वहाँ जाकर दो काम किए बच्चों, लेकिन जनता के हित में कोई काम नहीं, जनता को क्या किए, कोई भी बातों को नहीं सुने। फिर भी क्या किया उन्होंने, भूमि सुधार किया, साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण किया। आधुनिकरण का मतलब नए तौर तरीके से क्या किए, चेंज लाए। और आगे पढ़ना बच्चों, ताइवान एक लोकतंत्र में रूपांतरण काफ़ी नाटकीय रहा। बाद में क्या हुआ, जो ताइवान है स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि दमनकारी सरकार वहाँ पे था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, ताइवान एक लोकतंत्र रूपांतरण का मतलब बदल जाना काफ़ी एक नाटकीय रहा। यह चियांग के मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। जब जो चियांग थे, जो चियांग जब मर गए तब धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ लोकतंत्र शुरू हुआ। इस यहीं लिखा हुआ, ताइवान एक लोकतंत्र में रूपांतरण जो था, जो बदलाव था काफ़ी नाटकीय रहा। क्यों, यह चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो गया, शुरू हो गया। जब चियांग थे जब मर गए उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे लोकतंत्र शुरू हुआ। लेकिन जब चियांग जब तक थे तो वहाँ पे दमनकारी सरकार रही। जब बच्चों चियांग मर गए उसके बाद का कहानी आपको बारीकी से समझना है। 1887 में फौजी कानून को हटा लिए गए। जो 1887 में जो फौजी कानून को उसको क्या कर लिए, हटा लिए गए तथा विरोधी दलों में कानूनी इजाज़त मिल गई। विरोधी दल का मतलब एक से ज़्यादा दल हो गए जिसको क्या मिल गया, कानूनी इजाज़त मिल गया। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू किए। पहले जो हुआ बच्चों स्वतंत्र मतदान स्वतंत्र, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ और स्थानीय आने का क्या हो गया, प्रक्रिया शुरू हो गया। ताइवान ने पूर्ण राजनीतिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं था, क्योंकि जो ताइवान है बच्चों, ताइवान एक था, क्योंकि जो ताइवान था एक आज़ाद देश नहीं था, एक स्वतंत्र देश नहीं था, क्योंकि ताइवान को चीन का एक हिस्सा माना जाता। जो ताइवान का बच्चों एक स्वतंत्र देश नहीं था, जिसके कारण से वहाँ पे राजनीतिक संबंध और दूतावास को रखना संभव नहीं है, क्योंकि जो ताइवान है चीन का हिस्सा है। क्योंकि बच्चों जो ताइवान है चीन का हिस्सा, एक स्वतंत्र देश नहीं है, जिसके कारण से वहाँ पे राजनीतिक संबंध और दूतावास को रखना संभव नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, ताइवान क्या था, चीन का एक हिस्सा माना जाता था। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थोड़ा सा समराइज कर देते बच्चों, इसमें हुआ क्या था। बच्चों चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर जो चीन से भागकर कहाँ चले गए, ताइवान चले गए। उसके बाद वहाँ पे क्या किए, चीनी गणतंत्र की स्थापना किए। किसने, तो ध्यान रखना बच्चों चियांग ने किया था। कुओमिंतांग ने चियांग के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की। दमनकारी का मतलब बताए थे बच्चों जो जनता के हितों में काम नहीं करना। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों, बाद में उन्होंने भूमि सुधार किए, साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण किए। ताइवान में लोकतांत्रिक रूपांतरण काफ़ी नाटकीय रहा, क्योंकि चियांग के मौत के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, प्रक्रिया शुरू हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों जब तक चियांग थे वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं बना, लेकिन जैसे ही चियांग मर गए उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र शुरुआत हो गया।
डेट को ध्यान रखना 1887 में फौजी कानून को हटा दिए गए, साथ साथ विरोधी दल को इजाजत मिल गई। तो पहले जो स्वतंत्र मतदान स्थानीय ताइवानियों को साता में लाकर प्रक्रिया शुरू की गई और ताइवान में पूर्ण राजनीतिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं था। एक स्वतंत्र देश नहीं था, वह क्या था, चाइना का पार्ट था, मतलब चीन का हिस्सा माना जाता था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है जापान और चीन में आज़ाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई। राहें का मतलब रास्ते को अपनाए गए, इसके बारे में क्या करना है, व्याख्या करना है। जापान के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे चीन के बारे में। तो ध्यान रखना, पहले जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा। जापान जो था बच्चों अपनी आज़ादी को बनाए रखने में क्या रहा, सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। ध्यान रखना बच्चों, जो जापान जो था वो अपने आज़ादी को बनाए रखने में सफल रहा। पहला पॉइंट को ध्यान रखना कि जो जापान था अपनी आज़ादी को बनाए रखने में सफल रहा तथा पारंपरिक हुनर, मतलब जो पहले से जो चलते आ रहा था कुलीन वर्ग का मतलब धनी वर्ग, समृद्ध वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ध्यान रखना बच्चों, कुलीन वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकीकरण तथा उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया, मतलब ये भी क्या, उग्र राष्ट्रवाद का जन्म दिया और शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा, मतलब जनता को क्या करते थे, शोषण करते थे। कौन करते थे, ध्यान रखना बच्चों, कुलीन वर्ग। और लिखा कि जापान में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना, ध्यान रखना बच्चों, जापान में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बढ़ी। बैर का मतलब दुश्मनी की भावना बढ़ गई, क्योंकि औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब होता है बच्चों विदेशी। पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की नकल करते हुए अपने हल स्वयं ढूंढने की क्या की, प्रयास की, नए और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किए। ध्यान रखो बच्चों, नए के साथ साथ क्या करना, इंटरेस्टिंग रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किए, जिससे नई विद्यालय की व्यवस्था की गई। ध्यान से रखना, जिसके कारण से नई विद्यालय की स्थापना, सम्राट का मतलब राजा के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिए गए। इन्हीं कारणों से क्या कर दिया बच्चों, सम्राट के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चीन के बारे में। चीन के बारे में बच्चों पढ़ना है तो ध्यान रखना, चीन में पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद, ध्यान रखना, चीन में पश्चिमी तथा जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बनाया। ध्यान रखना बच्चों, चीन में जो पश्चिमी और जापानी जो साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था था उसको तोड़ने का क्या किया, माहौल को बनाया। साथ साथ ध्यान रखना, 19वीं और 20वीं सदी में परंपराओं को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। जो भी 19वीं और 20वीं सदी में जो परंपरा था उस परंपरा को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। के लिए नए रास्तों की तलाश की गई। और आगे लिखा बच्चों, लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की गई। ध्यान रखना बच्चों, लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की, लेकिन वास्तव में केंद्रीकृत राज्य की स्थापना ही सिर्फ बोला गया बच्चों, लेकिन उस तरीके का वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ पे केंद्रीकृत राज्य की क्या हो गई, स्थापना हो गई। दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई। दमनकारी का मतलब होता है जो जनता के हित में नहीं होना। शिक्षा का विस्तार हुआ, लोगों के बीच क्या हो गई बच्चों, जागरूकता पैदा हुई। बाजार संबंधी सुधारों के द्वारा आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनने में क्या हुई, सफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शोगुन के पतन के कारण को क्या करना, बताना कि जो शोगुन जो शासक था उसका पतन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में क्या करना है, बताना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। आंसर को क्या करना, आपको बारीकी से समझना है। इनका जो शासन था तानाशाही भरा था। इनका जो शासन था क्या था बच्चों, इनका जो शासन था क्या था, तानाशाही भरा हुआ था और इन्होंने पक्षपात की नीति को अपनाई थी। शासन था तानाशाही भरा हुआ था, मतलब इनका जो शासन था तानाशाह से भरा हुआ था। और आगे लिखा, इन्हें पक्षपात की नीति को अपनाई। हर एक जनता जो थी उनके अलग अलग पक्षपात थे, एक जैसा उनका भावना नहीं था, विचार नहीं था। अलग अलग जनता के लिए अलग अलग क्या था, इनका विचार था। एक जैसा विचार सभी जनता के लिए नहीं था। पक्षपात करते थे, मतलब भेदभाव जनता के साथ करते थे। शोगुन के गलत आर्थिक नीतियों के कारण जापान की व्यवस्था नुकसान हो गई। मतलब जो शोगुन का जो गलत आर्थिक नीति के कारण से वहाँ पे क्या हुआ, आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुँच गया। किसके कारण से, तो ध्यान रखना चाहिए, शोगुन के आर्थिक
नीतियों के कारण से जापान की जो अर्थव्यवस्था को क्या हो गया, नुकसान पहुंचा और यहाँ के किसानों की स्थिति शोगुन के शासन के दौरान दयनीय थी। दयनीय मतलब अच्छी नहीं थी। जब शोगुन का जो शासन था उस समय जो ध्यान रखना बच्चों, जो किसानों की जो स्थिति बहुत ही खराब थी। शोगुन लोगों के साथ जबरन क्या करते थे, कर को उसीलते थे। जो शोगुन थे, जो शासक थे, वह किसानों से जबरन मतलब जबरदस्ती टैक्स को उसीलते थे, जिसके कारण से शोगुन का क्या हो गया, पतन हो गया। इन्हीं सब कारणों से जो शोगुन जो शासक थे उनका क्या हो गया, पतन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। 1870 के दशक में जापान, ध्यान रखना 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था, ध्यान रखना जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए बदलाव का वर्णन किए। जापान में जो 1870 के दशक में विद्यालय व्यवस्था में और साथ साथ राष्ट्र के एकीकरण में जो भी बदलाव है उसके बारे में क्या करना है, बताना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विद्यालय से संबंधित जो भी बदलाव है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्र के एकीकरण में जो भी बदलाव उसको पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, विद्यालय व्यवस्था में जो बदलाव आया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्यालय व्यवस्था से जो रिलेटेड कौन कौन सा जापान में जो बदलाव है पहले उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। ध्यान रखना पहला पॉइंट बच्चों, लड़के तथा लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। और आगे लिखा पढ़ाई के फीस बहुत ही कम कर दिया। जो पढ़ाई का जो फीस था वहाँ पे बहुत ही क्या कर दिया, कम कर दिया। चाहे तो इस क्वेश्चन को बच्चों जो आंसर बता रहा हूँ उसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। और आगे लिखा आधुनिक विचारों पे अधिक या लड़कियों के लिए स्कूल जाना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया। और साथ साथ दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं पढ़ाई के फीस बहुत ही क्या कर दी, कम कर दी गई और आधुनिक विचारों पे अधिक जोर दिया गया। आधुनिक जो विचार था उस पर क्या कर दिया, जोर दिया गया। और राज्य के प्रति, राज्य मतलब राष्ट्र के प्रति मतलब सरकार के प्रति निष्ठा और साथ साथ जापानी इतिहास का अध्ययन पे बल दिया गया। मतलब जो भी बच्चों जापानी जो इतिहास था, जो पूर्वजों का इतिहास था वो बच्चों को पढ़ने के लिए बोला गया। और किताबों को चयन और शिक्षकों को प्रशिक्षण पे नियंत्रण किया गया। कि जो भी सरकार थी किस पे बच्चों नियंत्रण किया, नियंत्रण का मतलब जोर दिया किस पे, तो ध्यान रखना किताबों को चयन, कौन सा किताब पढ़ना है, शिक्षकों को ट्रेनिंग पे, प्रशिक्षण पे, साथ साथ उस पर नियंत्रण करना, किस टीचर को कहाँ पे क्या करना है, भेजना है। माता पिता के प्रति आदर, ध्यान रखना बच्चों उसके बाद हुआ माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति क्या वफादारी मतलब देश के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या कर दी गई, प्रेरणा दी गई। इतने सारे बच्चों विद्यालय संबंधी क्या होते बदलाव हुए थे जापान में। कब हुए थे, तो ध्यान रखना 1970 के दशक में। अब हम लोग जो भी बदलाव बच्चों राष्ट्र के एकीकरण के प्रयास में जो भी बदलाव उसको पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्र के एकीकरण में जो भी बदलाव है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। जो पुराने जो गांव थे बच्चों, ध्यान रखना जो पुराने गांव थे और क्षेत्रीय जो सीमा को बदल दिया गया, क्षेत्रीय सीमा को क्या कर दिया, बदल दिया गया और नया प्रशासनिक ढांचा को तैयार किया गया था। पहला ध्यान रखना बच्चों पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदल दिया गया और प्रशासनिक ढांचा को तैयार किया गया। प्रशासनिक इकाई के लिए पर्याप्त राजस्व, राजस्व का मतलब होता है बच्चों टैक्स की व्यवस्था की गई ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहें। ताकि बच्चों टैक्स को इसलिए वसूला गया ताकि स्कूल और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ संबंधित जो सेवाएं को क्या कर दिया गया, जारी रखा गया। इसीलिए वहां पे क्या किया गया बच्चों, टैक्स को वसूला गया। आगे लिखा गया बच्चों 20 वर्ष से जो अधिक आयु के जो युवक है उनके लिए कुछ समय तक सेना में काम करना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया मतलब कंपलसरी कर दिया। जो भी युवा है जो 20 वर्ष से क्या है अधिक आयु के है उनके लिए क्या कर दिया, सेना में भर्ती होना कंपलसरी कर दिया गया। और आगे लिखा हुआ तरीके से उस पर क्या कर दिया, सैन्य तैयार करने पे जोर दिया गया और नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन में रखा गया। जो निक सैन्य बल तैयार किया गया, नौकरशाही तथा सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई। जो नौकरशाही थे तथा नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई, सम्राट के अंडर ही रहेंगे। जिस तरीके से सम्राट कहेंगे, राजा कहेंगे, उसी तरीके से नौकरशाही और सेना को काम करनी होगी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों जापान को समृद्ध क्यों माना जाता था। जापान को बच्चों समृद्ध क्यों माना जाता था, ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना है।
जो जापान था भारत से कपड़ा और चीन से रेशम आयात करता था। आयात मतलब वहाँ से क्या करते थे, मंगवाता था। जो जापान था बच्चों वह भारत से क्या मंगवाता था, कपड़े को, और साथ साथ चीन से रेशम को क्या करता था, आयात का मतलब वहाँ से मंगवाता था। सोना और चांदी की आयात ने, ध्यान रखना, सोना और चांदी की आयात ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित मतलब बदलने में जापान के क्योटो, ध्यान रखना जो जापान का एक जगह क्योटो में निषिजन है, रेशम का एक वैरायटी है, रेशम के उद्योग को क्या कर दिया, विकसित किया। रेशम का नया वैरायटी है। आगे पढ़ते बच्चों, विकसित करने के लिए भी कदम को क्या कर दिए, उठाए गए। आगे लिखा है निषिजन का रेशम दुनिया में सर्वाधिक उच्च स्तर वाला, उच्च स्तर मतलब हाई वैरायटी को माना जाता था। जापान के व्यापार का कारण यहाँ से अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, समृद्धि हो गई, जिसके कारण से बच्चों अर्थव्यवस्था समृद्धि का मतलब बहुत ही अच्छा हो गया। इसीलिए लिखा है करने के लिए वहाँ पे कदम उठाए गए। निषिजन का जो रेशम था दुनिया के सर्वाधिक हाई वैरायटी, हाई वैरायटी का मतलब उच्च स्तर का माना जाता था। कहाँ पे, ध्यान रखना जो जापान के क्योटो में जो निषिजन था वह उच्च स्तर का रेशम माना जाता था, जिसके कारण से जापान के व्यापार के कारण यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था समृद्ध हो गई, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में प्रचलित कन्फ्यूशियस वाद की विचारधारा का उल्लेख करना है। आंसर है कन्फ्यूशियस वाद चीन में प्रमुख विचारधारा थी। ध्यान रखना बच्चों, कन्फ्यूशियस वाद चीन में प्रमुख विचारधारा थी। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस वाद और उनके अनुयायियों की, अनुयायी मतलब उसके जो चेले थे, शिक्षा से विकसित की गई। ध्यान रखें बच्चों, कन्फ्यूशियस वाद और उनके जो अनुयायी के शिक्षा से क्या हो गई थी, विकसित की गई। इसके दायरे में अच्छे व्यवहार, ध्यान रखना बच्चों यह क्या क्या बातें कही गई थी, तो ध्यान रखना इसके दायरे में अच्छे व्यवहार कोमा व्यवहारिक समझदारी। पहला ध्यान रखना इसके दायरे में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक समझदारी तथा उचित सामाजिक संबंधों का सिद्धांत था। 3 तरह का ध्यान रखना बच्चों। पहला ध्यान रखना है एक तरह से बहुत बड़े विचारक थे, चीन के बहुत बड़े विचारक थे। कौन थे, तो ध्यान रखना बहुत बड़े एक विचारक थे। उनके विचार को बहुत सारे अनुयायी और जो चीनी नागरिक थे क्या के थे, अपनाए थे। उसमें क्या था, तो ध्यान रखना है इसके दायरे में अच्छा व्यवहार था, व्यवहारिक समझदारी था, उचित सामाजिक संबंधों का सिद्धांत था, उचित सामाजिक संबंधों का सिद्धांत था। कन्फ्यूशियसवाद चीनियों के जीवन के प्रति रवैया को क्या किया था, प्रभावित किया था। जो चीनी जो बच्चों जो नागरिक थे उनके रहने सहने का जो रवैया था उसको प्रभावित कर दिया था अपने विचारक से, अपने बातों से। और चीनी राजनीतिक सोच को भी क्या कर दिया था, संगठनों को आधार दिया था। मतलब आधार का मतलब बेस दिया था। कौन दिया था, जो कन्फ्यूशियसवाद जो बहुत बड़े विचारक थे उनके विचार में कौन कौन सी बातें लिखी गई थी, तो ध्यान रखना बच्चों इनमें जो लिखा था अच्छा व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक समझदारी होना चाहिए तथा उचित सामाजिक संबंधों का सिद्धांत था। कन्फ्यूशियसवाद चीनी के जीवनों के प्रति रवैया को क्या कर दिया था, प्रभावित कर दिया था, मतलब बदल दिया था। साथ साथ जो चीनी राजनीतिक सोचों तथा संगठनों को आधार दिया था। चीनी राजनीतिक जो सोच था तथा जो संगठन था उसको आधार दिया था। आधार का मतलब उसको बेस दिया था। बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस आंसर को क्या करना, आपको अच्छे से याद करना, पेपर में आने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। लिखा कि सन यात सेन कौन थे। ध्यान रखना बच्चों, सन यात सेन कौन थे, इनके द्वारा दिए गए 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों सन यात सेन कौन थे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उनके 3 सिद्धांत के बारे में। 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिए और उसके बाद क्या किए, गणतंत्र की स्थापना की। जो सन यात सेन जो थे वह 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया और साथ साथ गणतंत्र की स्थापना की। सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आधुनिक चीन का संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो ध्यान रखना सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। तीसरा पॉइंट बच्चों, वे एक गरीब परिवार से थे। जो सन यात सेन जो थे वे गरीब परिवार से थे। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई भी की थी, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर क्या थे, चिंतित थे। ध्यान रखना वे एक गरीब परिवार से थे, इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई भी की थी, लेकिन चीन को भविष्य को लेकर वे चिंतित थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत हैं, तीनों सिद्धांत को बारी बारी से पढ़ेंगे। ये भी 3 सिद्धांत बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सिद्धांत बार बार पेपर में क्या होता है, रिपीट होता है। पहला जो सिद्धांत है उनका राष्ट्रवाद, पहला जो सिद्धांत है बच्चों राष्ट्रवाद, दूसरा सिद्धांत है गणतंत्र और तीसरा जो है समाजवाद। तो बारी बारी से तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है बच्चों राष्ट्रवाद, दूसरा है गणतंत्र, तीसरा है समाजवाद।
राष्ट्रवाद का मतलब होता है बच्चों जनरली कि देश का क्या करना, वफादार रहना, देश की सेवा करना। लेकिन सन्यात सेन के अकॉर्डिंग कुछ और ही है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सन्यात सेन के अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। जनरली राष्ट्रवाद का मतलब होता है बच्चों राष्ट्र का सेवा करना, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति वफादारी। लेकिन सन्यात सेन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। सन्यात सेन के अकॉर्डिंग बच्चों राष्ट्रवाद इसका अर्थ होता है बच्चों, राष्ट्रवाद इसका अर्थ होता मांचू वंश को समाप्त करना, क्योंकि विदेशी वंश माना जाता था जिसे सत्ता से हटा देना। इसका अर्थ होता मांचू वंश को समाप्त कर देना, और जिसे विदेशी वंश माना जाता था जिसे सत्ता से हटा देना। मतलब बच्चों समझाते हैं सन्यात सेन के अकॉर्डिंग जो मांचू वंश को समाप्त कर देना। बच्चों सन्यात सेन क्या समझते थे, राष्ट्रवाद को मांचू वंश को समाप्त कर देना। क्यों? क्योंकि मांचू वंश जो थे वह एक विदेशी वंश माने जाते थे। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? सन्यात सेन के अकॉर्डिंग, जिसको सत्ता से हटा देना, मांचू वंश को समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? ध्यान रखना कि सन्यात सेन के अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद का मतलब होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गणतंत्र का। गणतंत्र का मतलब होता है गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। मांचू वंश को समाप्त कर जो बच्चों जो सन्यात सेन जो थे वह क्या कहते? गणतांत्रिक सरकार की स्थापना किए थे। राष्ट्रवाद का ध्यान रखना, मांचू वंश को समाप्त कर देना, क्योंकि वह विदेशी वंश था, तो इसीलिए जो सन्यात सेन जो थे वह क्या कहते? मांचू वंश को समाप्त कर उसके बाद दूसरा जो था गणतंत्र, मतलब गणतांत्रिक सरकार की वहां पे स्थापना करना। तीसरा ध्यान रखना बच्चों समाजवाद। जो भी समाज में बच्चों जो भेदभाव था उस भेदभाव को खत्म करना। तो सन्यात सेन के 3 सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, दूसरा गणतंत्र और तीसरा क्या बच्चों? समाजवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है मांचू वंश को समाप्त कर देना, क्योंकि वह विदेशी वंश माना जाता था, इसीलिए उसको सत्ता से हटा देना। दूसरा हम लोग पढ़ रहे बच्चों गणतंत्र का मतलब होता है कि मांचू वंश जब समाप्त कर दिया गया तो वहाँ पे गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुआ। तीसरा बच्चों समाजवाद, जो भी समाज में बच्चों जो बुराइयां था उनको क्या कर देना, खत्म करना ही क्या कहलाता था? समाजवाद कहलाता था। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? सन्यात सेन के अकॉर्डिंग। सन्यात सेन के अकॉर्डिंग 3 सिद्धांत था। पहला सिद्धांत का नाम बच्चों राष्ट्रवाद, दूसरा का गणतंत्र, तीसरा का समाजवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, थोड़ा सा मुझे आसान लगा इसीलिए क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। चीन में प्रचलित जो कन्फ्यूशियसवाद जो विचारक था उनके बारे में क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवादी या कन्फ्यूशियसवादी, दोनों का मतलब बच्चों सेम है, विचारधारा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे आसान लगा इसीलिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका आंसर बच्चों कन्फ्यूशियसवादी या कन्फ्यूशियसवादी और उनके जो अनुयायी शिक्षा से क्या हुआ, विकसित हुआ है। बच्चों कन्फ्यूशियसवादी एक बहुत बड़े विचारक थे, वो किस तरीके से विकसित हुआ, तो उनके अनुयायी और उनके द्वारा क्या किए गए, विचारधारा विकसित हो गई। उनके मुख्य विशेषता को बारे में बता रहे बच्चों, दूसरों के साथ क्या करना, अच्छा व्यवहार करना था। उनका जो बच्चों विचारधारा को जो अपनाया था, उस विचारधारा का जो मुख्य विशेषता था, दूसरे के साथ क्या करना, अच्छे व्यवहार करना और व्यवहारिक समझदारी दिखाना। जो भी व्यवहारिक समझदारी है वो दूसरे के सामने क्या करना, दिखाना, और साथ साथ उचित सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना। जो भी उचित सामाजिक जो संबंध है उसको बढ़ावा देना, बढ़ावा का मतलब उसको आगे की तरफ लेके जाना। यही 3 तरह के विशेषता था। ध्यान रखना बच्चों, कन्फ्यूशियसवादी या कन्फ्यूशियसवादी दोनों का मतलब एक ही है। उनका कन्फ्यूशियसवादी अगर पूछेगा पेपर में क्या था, तो ध्यान रखना एक बहुत बड़े विचारक थे, जिसके कारण से चीनी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला। या कन्फ्यूशियसवादी कौन थे, तो ध्यान रखना वे बहुत बड़े विचारक थे, जिसके कारण से जो चीनी जो नागरिक थे उनके विचारों से प्रभावित हुए थे। उनके विचारक में कौन कौन सी बातें लिखी गई, तो तीनों बातों को क्या कर देना, आपको बता देना है। क्वेश्चन बच्चों रिपीट इसलिए कह कि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे आसान लगा, और बच्चों को आसान करने के लिए क्वेश्चन क्या कर दिए, बताया गया। डिफिकल्ट लैंग्वेज को याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से मुझे थोड़ा सा आसान लैंग्वेज लगा, जिसको कारण से क्वेश्चन को क्या कर दिए, रिपीट कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। आप लोग का बच्चों कमेंट ही हम लोग को क्या करता है, मोटिवेट करता है। अब बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों पार्ट नंबर 3 में लेकर आएंगे, और साथ साथ बच्चों जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।